हो गया। तो देखो कहाँ तक हुआ था। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, दिखाओ थोड़ा सा। आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़े थे क्या? हाँ, मतलब कोई कंपाउंड दिया रहता था, उसका नाम पढ़े थे हम। अब नाम दिया रहेगा, उसका फॉर्मूला सूत्र बनाना है, स्ट्रक्चर। तो नाम से सूत्र बनाना, तो लिखो नाम से सूत्र बनाना। नाम से क्या बनाना? सूत्र बनाना। देखो हेडलाइन में कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा, उसका नाम दिया रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या हो, ये सीखना है। तो जैसे पहला है कॉपर। कॉपर नहीं, रुको, टेट्रा, टेट्रा एमीन कॉपर 2 सल्फेट। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये नाम दिया हुआ है। हमको टेट्रा एमीन कॉपर 2 सल्फेट, इसका स्ट्रक्चर लिखना है। कैसे लिखोगे? देखो, तो ये कॉपर सेंट्रल एटम हुआ ना, तो इसको ऐसे लिखो। और टेट्रा एमीन, एमीन 4 बार होगा, तो एमीन को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वॉल 4 लिखना है, ब्रैकेट से घेर देना है। बाहर में क्या लिखना है? SO4। अब सोचना है ये जो SO4 लिखे हैं कि एक ही बार होगा कि 2 बार होगा कि 3 बार होगा। देखो कैसे निकालोगे। तो पहले यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन कितना दिया हुआ है, तो इसके बदले 2 लिखो। प्लस अमोनिया का क्या होता है, तो 0 × 4 होगा, प्लस इस पूरे का निकालना, x मान लेते हैं, इक्वल टू कितना? अब x का वैल्यू निकालो। तो ये तो 2, ये तो 0, प्लस x इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना है? वैसे भी सल्फेट का -2 होता ही है, होता है कि नहीं? अर्थात एक ही सल्फेट होगा यहाँ। यदि -4 होता तो 2 सल्फेट होता, क्योंकि एक सल्फेट का -2, तो 2 का तब ना -4 होगा। इसलिए तुम्हारा फॉर्मूला इतना ही सही है और बाकी कुछ नहीं करना है। अब वैसे भी इसका नाम करोगे तो नाम दे सकते हो। देखो टेट्रा एमीन कॉपर, यहाँ चूंकि ये आयन प्लस में, ये माइनस में, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, तो कैटायनिक में नाम चेंज होता है क्या? इसलिए कॉपर 2 सल्फेट होता है। दूसरा, ऐसा और भी है, जैसे एक है टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन एक्वा, एक्वा क्लोरिडो, एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसका हमको फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखोगे? लिख पाएंगे क्या आप लोग?
देखो सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट लिख दो। और टेट्रा एमीन माने क्या, एमीन ग्रुप कितने बार, 3 बार। टेट्रा में 3 हो 4 ना। एक्वा माने क्या, H2O। क्लोरिडो का मतलब क्या, Cl। ब्रैकेट घेर दो, बाहर में क्लोराइड होगा Cl। अब सवाल है Cl एक ही बार होगा कि 2 बार कि 3 बार, तो देख लो पता करके। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन कितना दिया हुआ है, 3 लिखो। प्लस अमोनिया का 0 इंटू क्या, जल का भी क्या, क्लोरीन का -1। इसको क्या मानोगे, x इक्वल टू कितना, तो यह तो 3 0 3 -1 प्लस x इक्वल टू कितना 0, तो x इक्वल टू कितना होगा -2 होगा। और क्लोरीन का तो -1 होता है, तो 2 होने के लिए क्या करना होगा, हो गया है समझ में। मजा आया, उतार लो, मजा आया तभी समझ में आएगा। तीसरा नंबर, डाई एमिन, डाई एक्वा, डाई क्लोरिडो, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3 सल्फेट, कोबाल्ट 3 सल्फेट। बन गया, बोलिए। तो यहाँ पर क्या हो गया नोनो, डाई एमिन मने क्या, NH3 2 बार, डाई एक्वा मने क्या, H2O 2 बार, डाई क्लोरिडो मने Cl2 2 बार, कोबाल्ट CO घेर दो, सल्फेट SO4। अब सवाल है SO4 एक ही बार होगा कि 2 बार, एक ही बार आएगा। विश्वास नहीं होता है देख लो, कोबाल्ट का कितना दिया हुआ है 3, अमोनिया 0, ये भी 0, -1 इंटू 2, अब प्लस पूरे का क्या मानोगे, x इक्वल टू 0, तो 3 - 2 प्लस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 होगा, नहीं -2 आएगा जी, गड़बड़ दे दिए क्या, रुको रुको, सल्फेट का -1 कैसे आएगा, कभी नहीं आएगा। हाँ ये थोड़ा खेला है इसमें, देखो -2 ही आएगा। -2 लाने के लिए क्या करना होगा बताओ, अभी तो इसका -1 आ रहा है, नियम के अनुसार कितना आ रहा है -1, तो -2 कब आएगा, जब इस पूरे को घेर दोगे, होल 2 कर दो,
ठीक है। अब यहाँ तुम इसको सॉल्व करके देखो, 2 से पूरा का गुना होगा तो क्या हो जाएगा बताओ। तो क्या हो गया, तो 6 माइनस 4 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, माइनस। ये पूरा का 2 से गुना है, ये क्या हो गया 3, ये तो 0 0 खत्म, -1 इंटू 2 प्लस क्या एक्स इक्वल टू कितना, बाहर हो गया ना वो, एक्स को हम अंडरलाइन कर दिए थे, अंडर में कर दिए थे, अब आ जाएगा तो इसका -2 आएगा एक्स का भी, समझ गए। जहाँ इस टाइप का केस हो ना घेर दो, अरे मत सोचना कि गलत दे दिया है, जैसे तुम लोग बोला था गलत हो गया है। अब चौथा एग्जाम्पल, हेक्सामेन प्लेटिनम 3 क्लोराइड, हेक्सामेन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। वहां 2 से पूरे को मल्टीप्लाई क्यों किए, सल्फेट को -2 लाने के लिए। अब इसमें बनाइए आप लोग, हेक्सामीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। तो हेक्सामीन मैंने अमोनियम कितने बार होगा, 6 बार। हेक्सामीन प्लेटिनम पीटी हो गया, बाहर में क्लोरीन है, बताओ कितने बार होगा, 4 बार। लेकिन Cl2 इधर देंगे, इधर 2 से गुना हो जाएगा। इसको प्लेटिनम का कितना दिया हुआ है 4, ये तो 0 है, 0 इंटू 6 प्लस क्या मानोगे एक्स इक्वल टू 0, तो 0 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू -4 कब होगा, Cl2 इधर देंगे, इधर 2 से गुना नहीं, क्लोरीन का कितना होता है -1, तो -1 होने के लिए तो 1 से ना गुना करोगे, लेकिन 4 बार है तो कितना लगेगा, 4 लगेगा, ठीक है। क्लोरीन का तो 1 होता ही है, तो 1 से गुना करो, कोई फर्क पड़ेगा उस पर, इसे Cl4 कर दो डायरेक्ट। अब पता चल गया क्लोरीन का -1, तो 4 का क्या होगा -4, -4 हो जाएगा, -4 आ गया तुम्हारा। पचमा में है पोटासियम टेट्रासाइनो, पोटासियम टेट्रासाइनो, पोटासियम टेट्रासाइनो एनसीईआरटी बुक पे लाया हो गया, टेट्रासाइनो निकेलेट 3, निकेलेट 3 हाँ, बस यही है, बताओ।
प्रॉब्लम 1। हो गया क्या, बनाया इसको? तो आपका क्या हो गया बोलो तो? तो टेट्रा साइनो मतलब क्या? साइनाइड 4 बार। पोटासियम बाहर होगा ना, और निकेलेट, निकेलेट अंदर में रहेगा, और साइनाइड 4, ऐसे ना होगा? आप किया कितने बार होगा? एक बार होगा एकदम गारंटी? तो देखो बच्चा, निकेल का कितना ऑक्सीडेशन? 3। पोटासियम का X मान लो, इसका कितना है? 3। साइनाइड का -1 इंटू कितना? 4 बराबर 0। तो क्या हो गया? X + 3 0, तो X इक्वल टू +1, क्या ना होगा? उतार लीजिए। टेट्रा साइनो निकेलेट, और रुको निकेलेट 2 है, 3 नहीं है, है ना? निकेल का 2 ही होता है, 3 कैसे होगा? 2 होगा, निकेलेट 2। अब करो, 2 आ गया ना, तो यहाँ क्या होगा? 2 आएगा, है ना? तो अर्थात K2 हो जाएगा। K2 हो जाएगा, थोड़ा भी बदलाव करोगे गड़बड़ हो जाएगा। 6ठा नंबर, ये होमवर्क दे रहे हैं, पूछा गया था, बना के लाना तुम लोग। आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, आयरन 3, ये पूछा गया क्वेश्चन है। हेक्सासाइनोफेरेट 2, और ये एनसीईआरटी से है, सुपर डुपर, ये पूछा गया क्वेश्चन, सुपर डुपर। ये होमवर्क रहा तुम लोगों के लिए। अगला नंबर, कोशिश करना तुम लोग, क्या तब ना थोड़ा फंसोगे, बढ़िया लगेगा। पोटासियम ट्राई, पोटासियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट 3, क्रोमेट 3। इससे पीछे का वीडियो जो नहीं देखे हो, ग्रुप में डाला गया, देख लेना बढ़िया। पोटासियम ट्रा ऑक्जेलेटो क्रोमेट 3, समझ में आ गया? बनाओ जल्दी से। बना क्या?
पोटासियम बाहर में लिखोगे ना। अब क्रोमेट अंदर, क्रोमियम। ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट का सूत्र बताओ। C2O4 3 बार है तो क्या होगा? अब सवाल है के कितने बार होगा? 3 बार होगा। इसको मान लो X, क्रोमियम को कितना दिया हुआ? 2 3, इसका कितना होता है? -2 इंटू कितना? 3 इक्वल टू कितना? x + 3 - 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आएगा? +3। 3 लगा दो। पोटासियम का +1 होता है ना, तो 3 + 3 तब ना +3 होगा। आठ नंबर। अब लास्ट नंबर, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन क्लोरिडो, क्लोरिडो। उसका सल्फेटो, सल्फेटो। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3। अब बस बना तो दोनों, देखें तुम लोग क्या करते हो। तो टेट्राएमीन, तो अमोनिया कितने बार हो गया? 4 बार। क्लोरिडो का क्या हो गया? Cl। सल्फेटो क्या हो गया? SO4। ऐसे घेर दो या नहीं भी घेर सकते। कोबाल्ट CO, इसे घेर दो। अब सवाल है, क्या यही रहेगा कि कुछ बिगड़ेगा कि कुछ सुधरेगा? बताओ। कोबाल्ट का कितना दिया हुआ है? 3। अमोनिया का, क्लोरीन का -1, प्लस -2, तो कितना आ गया? 0 आ गया। 0 है, वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब हर टाइप का बता दिए। हाँ, लेकिन ए टाइप तुम लोग को बनाना है। बन गया? नहीं हुआ? अब हम लोग को पढ़ना है सल्फेटो कैसे बाहर करो। इधर रहता तब ना बाहर करो। सल्फेटो है, लिगैंड का काम कर रहा है। बाहर रहता तो सल्फेट लिखा रहता, या क्लोरीन क्लोराइड लिखा रहता, क्लोरिडो नहीं लिखा रहता। अब लिखो वर्नर्स थ्योरी, ये पूछा था एक बार। वर्नर्स थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत पूछा गया है क्वेश्चन। वर्नर का सिद्धांत क्या है लिखे, क्वेश्चन में मिलेगा। हाँ, शुरू में यहाँ दे दिया है। वर्नर का सिद्धांत क्या है? तो तुम सोचा होगा कि सर छोड़ दिए हैं। कुछ नहीं छोड़ते हैं हम, ये तो खासियत, कुछ नहीं छोड़ते। वर्नर्स थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो वर्नर का सिद्धांत एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, तब समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CO NH3 6
Cl3। वर्नर जब सिद्धांत दिया था तो यह सब का खोज नहीं हुआ था, ये सब कंपाउंड का उतना उस समय खोज नहीं हुआ था। तो इसलिए वर्नर इस कंपाउंड को कैसे लिखता था, ऐसे लिखता था COCl3 डॉट 6NH3 ऐसे लिखता था। COCl3 अंदर और 6NH3 डॉट देकर ऐसे लिखा जाता। तो इसका स्ट्रक्चर यदि तोड़ा जाए, इसका स्ट्रक्चर लिखा जाए तो कोबाल्ट होगा सेंट्रल एटम, इसको बीच में, और टोटल कितना बॉन्ड है यहाँ, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के होगा इसके साथ। तो 6 इस तरह रहता है ना, अमोनिया कितने बार है, 6 बार, तो 6 तरफ जोड़ दो। और क्लोरीन 3 बाहर में है तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, क्लोरीन को डॉटेड लाइन से जोड़ते हैं इस तरह, कहीं भी 3 तुम डॉटेड लाइन से क्लोरीन को जोड़ सकते हो, Cl बताएंगे ना, वही तो बताने जा रहे हैं। तो अब सुनो ध्यान से, वर्नर का सिद्धांत, वर्नर नाम है वैज्ञानिक का, उसका कहना था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है ना, 2 प्रकार का वैलेंसी दिखाता है, 2 प्रकार का संयोजकता दिखाता है, एक प्राथमिक संयोजकता, एक द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक जिसको प्राइमरी वैलेंसी बोलते हो, और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है कि इसमें जो सेंट्रल एटम होता है ना, एनायन के द्वारा संतुष्ट रहता है। एनायन Cl माइनस के एनायन है, माइनस चार्ज होता है ना, तो जो जिसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ना, वैलेंसी में बॉन्ड की संख्या, बॉन्ड, तो ये एनायन द्वारा घिरा रहता है। सेंट्रल एटम किससे घिरा रहता है, एनायन द्वारा, और वो एक कमजोर बॉन्ड होता है, एनायन से जो घिरा रहता है वो कमजोर बॉन्ड, और उसको किससे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं प्राइमरी वैलेंसी। इसलिए कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा, 3। प्राइमरी वैलेंसी का पहचान जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा, समझ गए। और दूसरा है अमोनिया, एक कंप्लीट कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो नहीं बोल सकते, सतत लाइन द्वारा दिखाते हैं, सतत लाइन, इस तरह सतत लाइन से दिखाते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं, सतत लाइन से जो तुम्हारा लिगेंड जुटा रहेगा वो उदासीन भी हो सकता है, जनरली ऋणायन और उदासीन होता है। जनरली कैसा होता है, ऋणायन और उदासीन। तो अमोनिया कैसा, उदासीन है, कभी कभी कैटायनिक लिगेंड से भी जुड़ा रहता है, सेंट्रल एटम कैटायनिक लिगेंड से भी जुड़ा रहता है, और इसको सतत लाइन, कंटिन्यूअस लाइन से दिखाते हैं। ये मजबूत वैलेंसी होता है। वास्तव में ये जो तुम्हारा सेकेंडरी वैलेंसी है, कितना, 6 है, सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, 6। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी के आधार पर ही इस कंपाउंड का ज्यामिति, आकृति का निर्धारण होता है। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी ही किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आकृति के बारे में बताता है, और प्राइमरी वैलेंसी जो डॉटेड लाइन, वो आकृति में काम नहीं करता है, आकृति उसके द्वारा पता नहीं चलता है, ये तो बाहर रहता है। तो कहने का मतलब वर्नर का सिद्धांत यही है, वर्नर का सिद्धांत है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है वो 2 प्रकार की वैलेंसी दिखाता है, एक प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक वैलेंसी क्या होता है, इसमें सेंट्रल एटम एनायनिक लिगेंड द्वारा संतुष्ट रहता है, और एनायनिक लिगेंड से जो संतुष्ट रहता है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। वो डॉटेड लाइन के आधार पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आकृति, ज्यामिति का निर्धारण नहीं होता है, और ये कमजोर बॉन्ड होता है। क्या होता है, कमजोर बॉन्ड, दुर्बल बॉन्ड होता है। सेकेंडरी संयोजकता का क्या होगा, इसमें सेंट्रल मेटल एटम प्रायः ऋणायन या उदासीन लिगेंड्स द्वारा घिरा रहता है। सेंट्रल मेटल प्रायः उदासीन या ऋणायन, कभी कभी धनायन लिगेंड से भी घिरा रहता है, और वो सतत लाइन से दिखाते हैं। किस लाइन से, सतत लाइन, कंटिन्यूअस लाइन से दिखाते हैं। और यही वैलेंसी, यही संयोजकता कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आकृति या ज्यामिति का निर्धारण करता है। और जब इसको पानी में घोलोगे
तो हम लोग देखे थे ये आयन में टूटा था, 2 प्लस Cl माइनस में, अर्थात प्राइमरी संयोजकता ही आयन में टूटता है, सेकेंडरी संयोजकता आयन में, क्योंकि ये कमजोर है, पानी में जैसे घोलोगे तो ये सब आयन में टूट जाएगा। इसलिए बोल सकते हो प्राइमरी संयोजकता मतलब प्राथमिक संयोजकता वाला जो स्पीसीज है वही आयन में टूटता है, आयनित होता है। सेकेंडरी संयोजकता मतलब द्वितीयक संयोजकता वाला लिगेंड्स आयन में नहीं टूटता है, इसलिए तो परिभाषा पढ़े थे। वैसा यौगिक जो जल में आयनित हो जाते हैं, एक कम्प्लेक्स वाला भाग आयनित नहीं होता है, ये आयोनाइजेशन स्पेयर जो बाहर इधर या उधर रहता है वही आयन में बदलता है। समझ में आ गया? यही है वर्नर का सिद्धांत, और कुछ नहीं है। तो अब लिखो इसका परिभाषा। वर्नर के अनुसार, वर्नर के अनुसार, वर्नर के अनुसार किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन भी बोल सकते हो ना, या आयन, दो प्रकार की संयोजकता, दो प्रकार की संयोजकता दिखाते हैं, संयोजकता दिखाते हैं। पहला एक है प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, और दूसरा है बच्चों द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, इसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, और इसको क्या कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। चलो, हाँ बोलिए। हाँ क्या? हाँ तो ले लो उससे, और क्या करेंगे, ले लो, क्या बोल रहे हैं, हम तो क्लास में हैं। 7 बजे दोनों बात कराओ ना उससे। हाँ उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, वीडियो क्लास चल रहा है।
तो देखो प्राथमिक संयोजकता, तो प्राथमिक संयोजकता के बारे में लिखो आप। प्राथमिक संयोजकता, और प्राथमिक संयोजकता किसको कहे थे बताओ? यह रिनाइनों द्वारा संतुष्ट रहता है। उसके बाद दूसरा, यह आयनित हो जाती है, यह आयन में टूट जाती है, यह आयनित होती है, अर्थात क्या, आयनन योग्य होती है। मतलब आयन में यही टूटता है, प्राथमिक संयोजकता बोला स्पेसिस, तो अर्थात आयनन योग्य होती है, आयनन योग्य होती है। और इसको किस लाइन से सूचित करते हैं? इसे बिंदुवत या बिंदुदार रेखा से सूचित करते हैं, इसे बिंदुदार रेखा से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। हो गया क्या? अब इनके द्वारा जो जुड़ा हुआ लिगेंड्स रहता है, लिगेंड्स सुने, रिनायन, इनके द्वारा जुड़ा हुआ रिनायंस रहता है, बड़ी कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। लिखो, इनके द्वारा प्राथमिक संयोजकता, इनके द्वारा जुड़े रिनायनों को बड़े कोष्ठक के बाहर लिखते हैं, नहीं, धनायन तो उसमें होता, द्वितीयक में, इसमें केवल ऋणायनिक होगा। हो गया क्या? और सुनो, अभी जो हम लोग डॉटेड लाइन लिखे थे ना इस तरह, तो वह किसी भी दिशा में लिख सकते हो, वही ना, तो उसी दिशा में कहीं भी। मतलब ये जो संयोजकता है ना अदिशात्मक होती है, इसलिए इसका योगदान यौगिक के आकृति ज्यामिति में कोई संबंध नहीं होता है। तो लिख दो, क्या लिखोगे? यह अदिशात्मक होती है, अतः इसका उपसहसंयोजक यौगिक की आकृति या ज्यामिति से कोई संबंध नहीं रहता है, तो ये था प्राइमरी संयोजकता।
क्या हो गया? हो गया क्या? मिटाना इसको। आप द्वितीयक संयोजकता के बारे में लिखिए। द्वितीयक संयोजकता। तो इनके द्वारा मतलब यह ऋणायनों प्राय लिख दो, अधिकतर या अधिकांश, अधिकतर ऋणायनों या उदासीन लिगंड द्वारा संतुष्ट होता है, संतुष्ट रहता है। हाँ? पता तो एग्जाम्पल से पता चलेगा, बताए ना। यह अधिकतर ऋणायनों या उदासीन लिगंड द्वारा संतुष्ट रहता है। यह धनायन लिगंड द्वारा भी संतुष्ट रहता है, संतुष्ट रहता है। हो गया क्या? अच्छा बता, ये विलयन में आयनित होगा क्या? नहीं सर। ये विलयन में पानी में ये आयनित नहीं होगा। और लिख दो, यह विलयन में आयनित नहीं होता है, आयनित नहीं होता है। यह विलयन में आयनित नहीं होता है, पानी में नहीं घुलेगा ये। हो गया? हो गया क्या? उसके बाद आप बोल सकते हो इनकी संतुष्टि से, मतलब द्वितीयक संयोजकता की संतुष्टि से उपसहसंयोजक संकुल का निर्माण होता है। तो लिखो, इनकी संतुष्टि से संकुल भाग का निर्माण होता है, संकुल भाग का निर्माण होता है। संकुल भाग ही ना आयन में नहीं टूटता है। लिख लो, इनकी संतुष्टि से संकुल भाग का निर्माण होता है। इनकी संतुष्टि से उस केंद्रीय परमाणु का उपसहसंयोजन संख्या का निर्धारण होता है। उपसहसंयोजन संख्या पढ़े थे कि नहीं? संख्या का निर्धारण होता है। सेंट्रल एटम से लिगेंड्स कितना बॉन्ड बनाकर रहता है, सेकेंडरी संयोजकता से ही पता चलता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो। उसके बाद इसे सतत रेखा में कैसे द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
प्रदर्शित करते हैं। और यह दिशात्मक होता है ना नोट, क्या होता है? यह दिशात्मक होता है, दिशात्मक होता है। तो दिशात्मक जब होगा, अतः इसी से अर्थात यह संयोजकता बताओ उस यौगिक का आकृति ज्यामिति का निर्धारण कर देगा। अतः यह संयोजकता उप सहसंयोजक यौगिक के आकृति या ज्यामिति से संबंध रखता है, हो गया। तो आप देखो, ये जो ज्यामिति का पता चलता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ज्यामिति किस किस टाइप का हो सकता है। यदि मान लो किसी कंपाउंड में 4 द्वितीयक संयोजकता है, तो उसका आकृति ज्यामिति होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा? यदि 5 है तो 5 3 कोना में जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यदि 6 है तो 6 है तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। इस तरह आकृति का पता चलता है। तो इसलिए लिख सकते हो यहाँ आकृति क्या क्या हो सकता है। जैसे कोई सेंट्रल एटम है, इस आकृति का नाम क्या होगा? ये सब लिगंड है, लिगंड। तो इस आकृति का नाम होगा टेट्राहेड्रल, चतुष्फलक। ठीक है। यदि तुम्हारा कितना है? 5 संयोजकता है, द्वितीयक संयोजकता 5 है किसी में, मिटा ना इसको। तो मेटल एटम है, इधर लिगंड, तो आपका ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल हुआ। तो इस आकृति का नाम क्या दोगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद यदि छठा आ गया तो क्या करोगे? तो लिगंड 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 लिगंड, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। या क्या नाम है? स्क्वायर बाय। तुम लोग तो मास्टर बन गए हैं सब। अरे राम, गजब करते हो। उतार लो। तो ये सब ज्यामिति किसके आधार पर पता चलता है? द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा। हाँ, 7 का नहीं, कोऑर्डिनेशन 6 तक ही मैक्सिमम होता है। आप एग्जाम्पल ले लो तब ना मजा आएगा। CO NH3 और Cl3। तो ये तो अभी अभी आजकल जब खोज हुआ तब ऐसा लिखा जाता है, लेकिन वर्नर क्या बोला था? वर्नर के अनुसार ऐसा लिखा था। ये है वर्नर के अनुसार। तो इसी का प्राथमिक द्वितीयक संयोजकता कैसे निकालेंगे? देख लो।
कोबाल्ट रहेगा बीच में, और ये जो है ब्रैकेट के अंदर जो संकुल के अंदर जो लिगंड है वो द्वितीयक संयोजकता को बताता है। तो इसको कितने बार है? 6 बार। तो 6 सतत लाइन देना होगा। NH3 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 और 3 प्राइमरी संयोजकता है, तो डॉटेड लाइन से दिखाना है उसको। कहीं भी तुम डॉटेड लाइन से 3 दिखा सकते हो, ठीक है, कहीं भी इस तरह कहीं भी दिखा सकते हो, तुम्हारी इच्छा तुम्हारी मर्जी। Cl Cl Cl। तो डॉटेड लाइन से किसकी संयोजकता पता चलता है? प्राइमरी वैलेंसी का पता चलता है, और यही आयन में टूटता है। नहीं समझ में? और सतत लाइन से किस वैलेंसी का? सेकेंडरी वैलेंसी का पता चलता है, और ये आयन में नहीं टूटता है। समझ में आ गया? उतार लो फटाफट उतार लो आप। तो आपको ये पूछने से कितने नंबर का पूछेगा? 5 नंबर का। वर्नर का सिद्धांत क्या लिखे, इतना बात लिख देना है। पूछा है तो अब क्या पूछेगा कोई नहीं कह सकता, सबको याद करना। ठीक है? अब एक क्वेश्चन है इसमें, वैसे तो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुम लोगों को। क्या दे देंगे, छोड़ दें? लिखो, माने और क्लियर हो जाएगा जो पढ़े हो। क्वेश्चन लिखो। जलीय विलयनों में एनसीईआरटी बुक का ही, एनसीईआरटी बुक निकालोगे तो क्वेश्चन मिलेगा आपको। जलीय विलयनों में किए गए परीक्षण के आधार पर निम्न यौगिक में धातुओं की द्वितीयक संयोजकता बताइए। तो इधर लिखते हैं सूत्र, और इधर लिखते हैं AgNO3 मिलाने पर 1 मोल यौगिक से अवक्षेपित 1 मोल यौगिक से अवक्षेपित सिल्वर क्लोराइड के मोल्स की संख्या तो पहला है आपका PbCl2.4NH3। तो इसमें कितना मोल बनता है इसका AgCl का? 2 मोल। कुछ नहीं है, दिखावटे में लगता भया हुआ, लेकिन कुछ नहीं है, देखना है। उतारो पहले।
इसका 2 क्लास आइसोमेरिज में लग जाएगा, 2 या 1 क्लास लग जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन में, बस खत्म कहानी। हाँ, इस सप्ताह में खत्म हो जाएगा चैप्टर। अगले सप्ताह से यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। बहुत मजेदार चैप्टर है। हाँ, बहुत हल्का है। सर आप बोले थे कि जो नवंबर का महीना है ना, उसका जो है 13 तारीख तक खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम जो हो गया, एग्जाम इधर 1 सप्ताह नहीं है ना हुआ, 1 सप्ताह इधर तो पढ़ाई नहीं हुआ, 1 सप्ताह खत्म हो जाता। तुम लोग का एग्जाम आ गया, मेरे यहाँ शादी ब्याह आ गया। हाँ, खत्म हो गया। उतारे हो, कोई बात नहीं, मैं उतारे तो उतारो, इसका कौन रोका है तुम लोग। अब दूसरा है NiCl2, NiCl2.6H2O, और ये 2 मोल AgCl में बनाता है। तीसरा है, अभी समझ में आएगा, पहले उतारो तो। और इसका 0 मोल है। चौथा है COCl3.4NH3, और ये 1 मोल में टूटता है। और 5 है PTCl2.2NH3, और ये 0 मोल में टूटता है। हो गया, बोलिए। ऐसे बड़ा करें। सुनो, क्वेश्चन उतर गया, समझो तब ना समझ में आएगा। जलीय विलयन में किए गए परीक्षण के आधार पर निम्न यौगिक में धातुओं की द्वितीयक संयोजकता बताइए। मतलब इसको पानी में घोला और उसमें क्या मिला, सिल्वर नाइट्रेट। पानी में डाल के क्या मिला दिया, सबको पानी में घोला, सब में सिल्वर नाइट्रेट घोल दिया। तो सिल्वर नाइट्रेट जो घोलेगा तो Ag+NO3- में टूटेगा। और इसमें कौन कौन टूटेगा माइनस में, बताओ। Cl टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता है ना। तो अब डिपेंड करेगा। तो AgCl जो NO3 डालने पर, तो 1 मोल यौगिक से, इसका 1 मोल से सिल्वर क्लोराइड के मोल की संख्या, तो मतलब इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला तो इसमें रिएक्शन हुआ तो AgCl बनेगा। तो AgCl का कितना मोल बना, 2 मोल। अर्थात 2 मोल कब बना होगा, अमोनिया तो टूटेगा ही नहीं, क्योंकि सेकेंडरी संयोजकता बताता। क्लोरीन ही टूटेगा, प्राइमरी संयोजकता। यहीं से 2 क्लोरीन निकला होगा, तभी 2AgCl 2 मोल बना होगा। अर्थात ये टूट गया तो हमको द्वितीय, ये तो प्राइमरी संयोजकता 2 हुआ, नहीं टूटा कौन, 4NH3 नहीं टूटा, वही हुआ द्वितीयक संयोजकता। अर्थात इस यौगिक का द्वितीयक संयोजकता हो जाएगा 4। यह भी यदि टूट जाता, यह भी यदि नहीं टूटता तो होता 6। जो टूटेगा वो प्राइमरी, जो नहीं टूटेगा सेकेंडरी। अब इसमें आ जाओ,
यहाँ भी कितना मोल है AgCl का, अर्थात 2 क्लोरीन टूटा होगा, तो 6H2O नहीं टूटा होगा, अर्थात इसका सेकेंडरी संयोजकता कितना होगा, 6 इस कंपाउंड का। यहाँ देखो 0, अर्थात AgCl एक भी मोल इससे नहीं बना है, अर्थात ये 4 क्लोरीन नहीं टूटा होगा, ये भी नहीं टूटा होगा, तो 4 क्लोरीन का 2 वाटर का कितना होगा, 6 संयोजकता होगा। हाँ? यहाँ 0 दिया हुआ है, इसको देख के बताना है। हाँ तो पहले तो बाद में हम दिए, पहले ना दिए हैं, साथे में ना लिखे हैं कि बाद में हम जो रहे हैं। हाँ तो ये तो इसी को देख के बताना है। AgCl का कितना मोल बना है, अर्थात ये क्लोरीन नहीं टूटा है, वो रह गया है, तो जो नहीं टूटता है तो सेकेंडरी ना होता है, इसलिए 4 हो गया क्लोरीन सेकेंडरी, 2 हो गया जल, तो टोटल कितना हुआ, 6 सेकेंडरी संयोजकता इसमें होगा। अब इसमें बताओ, क्लोरीन 1 है, एक ही क्लोरीन टूटा होगा तो एक प्राइमरी होगा, तो 2 बच गया, 4 2 6। अब इसका बताओ 0, अर्थात 2 2 4। है कुछ समझ में? इसलिए बोले थे कुछ है नहीं, दिखावटी में भया हुआ है ना, हाथी का दांत दिखाने में रहता है, खाने में कुछ नहीं। तो आप देखो, उतार लो इसको। तो ये वर्नर का सिद्धांत खत्म हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है बच्चों, क्या पढ़ना है, उप सहसंयोजक यौगिक में समावयवता। क्या पढ़ना है, समावयवता पढ़ना है। तो इसको अगले लेक्चर में देखेंगे, आज का लेक्चर खत्म। तो क्या लिखोगे, आइसोमेरिज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमेरिज तो हालांकि ऑर्गेनिक हम लोग पढ़े हुए हैं, तो वहाँ मेन 2 प्रकार का था, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। यहाँ भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल का बहुत ज़्यादा योगदान है। और वैसे और 6 प्रकार का पढ़े थे, स्ट्रक्चरल 6 प्रकार। यहाँ स्ट्रक्चरल यहाँ भी होगा, स्टीरियो यहाँ भी होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल 4 ही प्रकार का होगा। वहाँ पढ़े थे 6 प्रकार ऑर्गेनिक में, और स्टीरियो पढ़े थे 2 प्रकार, ज्योमेट्रिकल और, यहाँ भी स्टीरियो 2 ही प्रकार का होगा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और स्ट्रक्चरल 4 प्रकार का होगा। अगले क्लास में पढ़ें, इसका भी काम अगले क्लास में तमाम कर देंगे। अब लास्ट रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। बंद कर दो, बंद कर दो।